नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संबंध में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज से हमने शुरू की है सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। एक प्रैक्टिस सेट हमारा चैनल पे अपलोड हो चुका है जिसको आप लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स से देख रहे हैं, और दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर उपस्थित हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित रहेगा। प्रैक्टिस सेट 1 में 50 प्रश्न हमारे थे और प्रैक्टिस सेट 2 में 51 से 100 तक 50 प्रश्न रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण वीडियो। लेकिन उससे पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो है भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का सर्व उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह आपका अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 51 के लिए। अतरंजी खेड़ा वह स्थान है जहाँ इस पर लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम मिला है। अगला है प्रश्न संख्या 52, जो कहता है गायत्री मंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है? तो जैसा कि आप वेदीवत जानते हैं, गायत्री मंत्र का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 53, किस स्मृति ग्रंथ को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है? तो मनुस्मृति को सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 54, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जैन धर्म के तीर्थंकर से संबंधित मोस्टली परीक्षाओं में 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर ऋषभदेव होगा। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। यहीं से मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, पीसीएस या यूपीएससी के आईएएस वगैरह के मेंस वगैरह में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं तो वो एक अलग बात है, बहुत बड़े लेवल की है। लेकिन प्रवक्ता या आरओ या फिर लोअर पीसीएस वगैरह में यहीं तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 55, कहता है किस जैन तीर्थंकर का निर्माण संवेद शिखर पर हुआ था? तो यह हुआ था हमारा पार्श्वनाथ जी का, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 55 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगृह में दिया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 56 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, कहता है जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पसूत्र की रचना करने वाले जो थे वो भद्रबाहु थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 58, कहता है जैन साहित्यों को मूलतः किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य जो हैं वो आगम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 58 के लिए। 59वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 59 के लिए। प्रश्न संख्या 60,
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कहता है प्रथम बौद्ध संहिता या प्रथम बौद्ध संगीति भी कहते हैं का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कहता है किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था? तो किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था? तो यह आपका हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन कश्मीर में 72 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 63, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखली पुत्र गौशाल थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला है प्रश्न संख्या 64, कहता है लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो लिंगायत जो है वो शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। प्रश्न संख्या 64 का डी आंसर होगा। और शैव संप्रदाय भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 65, कहता है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 16 महाजनपद बड़े और शक्तिशाली राज्य थे जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में उभरे थे। इनके उदय से पहले भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 66, कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो उदयन ने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और उदयन वत्स महाजनपद के राजा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कहता है पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो यह थे आपके महापद्मनंद। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में की थी और शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की हत्या करने के बाद में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 68, मगध साम्राज्य के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? तो पितृहंता की जो उपाधि है वो आपके अजातशत्रु को मिली हुई है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अजातशत्रु मगध के हर्यक वंश के शासक थे। इन्हें पितृहंता इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 69, सीरियाई राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डायमेकस जो है वो भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन वी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 70, जो कहता है अशोक के शिलालेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक सभी भाषाओं में उल्लिखित है या उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को कहा जाता था तीर्थ। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 71 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो वैशाली में किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 72 के लिए। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व किया गया था। इसकी अध्यक्षता सवाकामी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कहता है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक घनानंद था या धनानंद था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 74। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक ने जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 74 के लिए। प्रश्न संख्या 75। शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो शासन के 10 वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 75 के लिए। और अशोक ने 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और उसे करमुक्त घोषित किया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 77। मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी। तो मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर जो है वो 1/6 निर्धारित थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 78। राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो राजकीय टकसाल के अधिकारी को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ये मौर्यकालीन शासन की बात हो रही है यहाँ पे। मौर्यकालीन शासन में राजकीय टकसाल के अधिकारियों को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 79। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो भरहूत स्तूप का निर्माण जो है वो पुण्यमित्र शुंग ने कराया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और वर्तमान में भरहूत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक स्थल है और 1873 ईस्वी में कनिंघम ने इसका पता लगाया था। यह 2 प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो रुद्रदामन ने करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें सुदर्शन झील की तो यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित एक प्राचीन जल संरक्षण परियोजना थी या कृत्रिम झील थी। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बाद में अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त इन और भी राजाओं के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? तो गांधार और मथुरा शैली का विकास जो है वो सर्वाधिक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 81 का। और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे, यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट 82। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? तो चेर वंश का प्रतीक जो है वो धनुष और तीर था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 82 के लिए। क्वेश्चन नंबर 83। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो चोल वंश का जो संस्थापक है वो विजयालय को माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 83 के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 84। किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो अगस्टस के दरबार में जो दूत भेजा था वो नेंडू जेलियन ने भेजा था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 84 के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी?
तो पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और पांड्य दक्षिण का एक राजवंश था। चोलों की क्षीण होती शक्ति का लाभ उठाकर पांड्यों ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्षिण में की थी। क्वेश्चन नंबर 86, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? यह प्रश्न अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है, मैं आज इसको क्लियर कर देता हूं। दिए गए जो प्रश्न का आंसर है वो तो रहेगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। अब यहाँ थोड़ी सी मैं व्याख्या कर दूं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, यहाँ ऑप्शन में श्रीगुप्त भी दिया है। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच ने शासन किया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया या राजा बने। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम राजा थे तथा गुप्त वंश का पहले स्वतंत्र शासक थे। इससे पहले गुप्त वंश जो है वो अन्य शासनों के अधीन था और यह स्वतंत्र शासक बने। इसीलिए इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया और इसीलिए इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक की बात आएगी तो आंसर श्रीगुप्त होगा और वास्तविक संस्थापक तो वहाँ चंद्रगुप्त प्रथम होगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, कहता है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन की उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त को दी जाती है। प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है 88, किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र से उज्जैनी राजधानी बनाने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 88 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिशेन ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय गुप्त शासक को जाता है। कौन से गुप्त शासक को जाता है? ये जाता है आपका स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा की थी। क्वेश्चन नंबर 91, गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 92, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तिगवा का विष्णु मंदिर यह भी निर्मित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ और बाघ और अजंता गुफा चित्रण ये सभी स्थापत्य कला जो है वो गुप्त काल में निर्मित है। लेकिन खजुराहो का मंदिर गुप्त काल की शैली में निर्मित नहीं है। खजुराहो का जो मंदिर है वो नागर शैली का एक उदाहरण है और ये चंदेल राजवंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 94, कहता है गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख जो है वो ऐरण अभिलेख में मिलता है। प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर शासन किया था। प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन एक रचना स्वयं हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षवर्धन की रचनाओं को देखें तो प्रियदर्शिका इनकी रचना है, नागानंद इनकी रचना है, रत्नावली इनकी रचना है। हर्षचरित रचना नहीं है हर्षवर्धन की, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 97 है, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने। यहाँ पे पिंड हो गया है, मुक्तापीड है, इन्होंने करवाया था कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का। ललितादित्य मुक्तापीड ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और यह सॉरी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो यह निर्माण हमारा जो है करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, दक्षिण भारत के किस साम्राज्य में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन प्रणाली प्रारंभ हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वप्रथम स्वशासन प्रणाली जो है वो चोल शासनकाल में प्रारंभ हुई। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम और 100वें प्रश्न की ओर। ये कहता है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर कहते हैं, का निर्माण किसने कराया था? तो रथ मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और रथ मंदिर जो है वो पांडवों से संबंधित एक मंदिर है। यहाँ पे जो धर्मराज युधिष्ठिर को बोला जाता है, इसमें धर्मराज रथ, उसके बाद अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। इससे पहले के हम वीडियो में 50 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और आई होप उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित सफिशिएंट मैटर है। वैसे तो अगर इतिहास को हम चले जाएं तो उसकी कोई था नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।